Sriram's IAS, serving the nation since 1985. Ab offline ho ya online, we are the lifeline. Hello everyone, welcome back to your own YouTube channel of Shriram's IAS. Myself Utkarsh Shukla, your current affairs faculty, is again in front of you guys with a very important topic. आज का टॉपिक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. मैं बात करने जा रहा हूं वोल्क्सवैगन में आई हुई क्राइसिस की. ऐसा क्या है उस क्राइसिस में कि वो क्राइसिस न सिर्फ जर्मनी के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन गया है, बल्कि हिंदुस्तान, दैट इज भारत, दैट इज इंडिया के लिए भी एक लर्निंग हो सकती है. तो आइए डेसिफर करते हैं कि क्या हुआ है ऐसा जो एक बहुत बड़ी कंपनी बहुत बड़ी बातें करती थी, जो एक जर्मनी जैसे देश के 5% जीडीपी का अकेले कंट्रीब्यूशन करती थी. क्या ऐसा किया है, हम इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे इस प्रॉपर क्राइसिस के थ्रू. ठीक है, इस क्राइसिस में क्या है, कैसे हम इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे अब इसका. सबसे पहले हम बात करेंगे कि वोल्क्सवैगन की क्राइसिस है क्या. सबसे बड़ी चीज फाइनेंशियल क्राइसिस आया है. पहली बार 87 इयर्स में अपने 3 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट शट करने की बात की है वोल्क्सवैगन ने. एट द सेम टाइम इतनी बड़ी कंपनी डाउनसाइजिंग की बात कर रही है, जहां पे लाखों लोग एम्प्लॉयड हैं. उसका कंट्रीब्यूशन कंट्री की जीडीपी में 5% है. 3 प्लांट शट करना, एट द सेम टाइम आप देखेंगे डाउनसाइजिंग की बात. नॉट अ राइट सिग्नल फॉर जर्मन इकोनॉमिक. When we look at it कि ऐसा क्यों हो रहा है, कि ऐसा क्या हो गया है ऑटो इंडस्ट्री में जर्मनी की कि दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे क्राइसिस में कि प्रॉफिट और सेल्स डिक्लाइन होता जा रहा है. उसका रीजन क्या है, क्यों है, हम उस पर भी बात करेंगे. पहला चीज जो आपको फोकस करना है कि क्राइसिस जब भी आता है, क्या वो क्राइसिस सिर्फ एक वोल्क्सवैगन का क्राइसिस है या ये क्राइसिस इन रियलिटी जर्मनी का क्राइसिस है. यस, अगर आप 5% डायरेक्टली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं जीडीपी में, तो ये क्राइसिस इकोनॉमिकल क्राइसिस है. आप देखेंगे कैसे चेंजेस आए हैं जर्मनी की इकोनॉमिक पॉलिसीज में, कैसे इकोनॉमिक सिस्टम बदला है. एक टाइम था जब हम ट्रंप 1.0 में थे, दैट इज ट्रंप जी का कार्यकाल, पहला कार्यकाल. उसमें जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल जी को बोला जाता था शी विल बी द लीडर ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड, क्योंकि ट्रंप साहब प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज अपना रहे थे, तो विड्रॉ कर रहे थे हर जगह. एंड जर्मनी वाज सेड दैट जर्मनी विल लीड द वेस्टर्न ब्लॉक. बट इन द रिसेंट टाइम्स, जुलाई टू सितंबर, आप ऑब्जर्व करेंगे कि जर्मनी ग्रो किया 0.2% ओनली. लास्ट क्वार्टर में ग्रोथ रेट वाज 0.3% ओनली. क्या हुआ ऐसा? सबसे पहले आपको समझना होगा, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, कोई भी एक फैक्ट्री है, उसको चलाने के लिए चाहिए एनर्जी. अब जर्मनी में एनर्जी क्राइसिस है, ऐसा क्यों है, आप उसके लिए भी समझने की कोशिश करिए. एनर्जी क्राइसिस 2 वजह से है. हमने देखा कैसे वेस्टर्न देश, वेस्टर्न कंट्रीज आर मूविंग टुवर्ड्स मोर क्लीनर एनर्जी. क्लीनर एनर्जी इज जनरली नॉट अफोर्डेबल एनर्जी. कोल बेस्ड एनर्जी से हमेशा महंगी पड़ी है. इसकी वजह से इनपुट कॉस्ट बढ़ गया है, वहां पे एनर्जी की कॉस्ट ऊपर चली गई है. अब इसकी वजह से आप देखेंगे टोटल इन्फ्लेशन दिख रहा है कुछ ना कुछ. एट द सेम टाइम रिसेंट क्राइसिस इन द रशिया, नेचुरल गैस का बहुत बड़ा आई विल से व्यापारी है रशिया, और जर्मनी डिपेंडेंट भी है उस पर. बट ड्यू टू रशिया यूक्रेन वॉर, सप्लाई एंड डिमांड का मिसमैच हो रहा है. मोर ओवर, जब भी किसी देश की ब्यूरोक्रेसी एक हद से ज्यादा इन्वॉल्व हो जाती है नॉर्मल लाइफ को स्टेबल करने में, उसको रोकने में, हम ओवर रेगुलेशन टर्म यूज करते हैं. जैसे इंडिया में भी था, अगर आपको याद हो, लाल फीताशाही, रेड टेपिज्म. वहां पे ब्यूरोक्रेसी हर स्टेप पे इन्वॉल्व थी बिजनेस में. सेम चीज अभी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं. अच्छा, ये ब्यूरोक्रेसी इन्वॉल्व क्यों हो रही है जर्मनी में, और ऐसा क्या हो रहा है कि ब्यूरोक्रेसी पे ज्यादा ट्रस्ट है. ब्यूरोक्रेसी मीन्स सरकार, और जब भी क्राइसिस आता है तो सरकार चीजों को कंट्रोल में करने की कोशिश करती है. ठीक है, सिमिलरली अब ब्यूरोक्रेसी में ओवर रेगुलेशन दिखा,
अब ये ओवर रेगुलेशन, ग्लोबल कंपिटिटिव एनवायरनमेंट वैसे ही इशू है जर्मनी का, ठीक है। अभी देखते हैं कैसे। ग्लोबल लेवल पे अगर कोई गवर्नमेंट कंपिटिटिव रहना चाहती है, अपने देश को कंपिटिटिव रखना चाहती है, तो पहली चीज है आपको चाहिए होगी स्टेबिलिटी। और हमने देखा कैसे चांसलर ओलाफ का डिसएग्रीमेंट हुआ उनके फाइनेंस मिनिस्टर से, स्पेसिफिकली रिलेटेड टू द फंडिंग ऑफ यूक्रेन, regarding the war or support of Ukrainian war and number of other things as well। और अब वो कोalition वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ढूंढ रही है। अब उस वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में मोस्ट लाइकली ही विल लूज। उन्होंने आज स्टेटमेंट भी दिया कि मैं अपनी कुर्सी से चिपकने वाला इंसान नहीं हूं, मैं जल्दी स्नैप इलेक्शन कराऊंगा बिफोर क्रिसमस, सो दैट न्यू गवर्नमेंट कैन बी देयर। अब इन सब सिचुएशंस में आपको क्या लगता है, वोल्क्सवैगन अकेला जिम्मेदार है? जी नहीं। गवर्नमेंट का काम है कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना, गवर्नमेंट का काम है कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना जहां पे हमारे प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट कर सके, जहां पे हमारा प्राइवेट सेक्टर ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर सके। बट हमने देखा कि माहौल ऐसा नहीं है। उससे जर्मनी की वोल्क्सवैगन कंपनी जो बड़ी बातें क्या करती थी, दैट वी आर द वर्स्ट बेस्ट कार मेकर्स, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, हम नॉन प्रॉफिटेबल है नॉट इन द वर्ल्ड बट इन जर्मनी। इट मींस वहां का बिजनेस एंड एज वेल एज वहां का पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर कॉन्सोनेंस में नहीं है, तालमेल में नहीं है। ऐसा क्या क्राइसिस डेवलप हुआ है वोल्क्सवैगन में, वो क्या फेस कर रहे हैं, ये वो भी समझने की कोशिश करते हैं। जर्मनी ने इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में ट्रांजिशन सही टाइम पे नहीं किया, वो डिले हो गया उनकी साइड से। अब डिले होने की वजह से क्या हुआ, फर्स्ट, अब कोल बेस्ड चीजें तो यूज नहीं कर सकते और महंगी भी हैं, फ्यूल बेस्ड, कोल बेस्ड, फ्यूल बेस्ड। बट बाकी लोगों ने आपकी मार्केट आके फ्लड कर दी। क्यों? क्योंकि चाइना एंड अमेरिका ग्लोबल कंपटीशन कर रहे हैं, ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी है। टेस्ला और चाइना की BYD दोनों ने जर्मनी में पैर जमा लिए, और ऐसा पैर जमाया कि उनका ई व्हीकल सेक्टर में रोबस्ट स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, जिसका डायरेक्ट नुकसान हुआ आपके वोल्क्सवैगन को। तो समय के साथ जो नहीं बदलेगा, समय की डिमांड के अकॉर्डिंग जो स्टेप नहीं लेगा, तो समय उसे सबक सिखाता है। तो दिस इज व्हाट द क्राइसिस वाज ऑल अबाउट। एनर्जी कॉस्ट बढ़ी, आपकी फैक्ट्रीज, प्रोडक्शन लाइंस महंगी हो गई है। हाउ विल यू सस्टेन? आपकी प्रोडक्शन कम है कंपैरिजन टू चाइना, क्योंकि चाइना सिर्फ अपने लिए ही व्हीकल नहीं बना रहा, आपके देश वालों के लिए भी बना रहा है। हम सिंपल सा इकोनॉमिक का टर्म है, जब भी हम मास प्रोडक्शन करते हैं तो हम सस्ते रेट कर सकते हैं। दिस इज हाउ द थिंग्स आर। आप समझिए, कोशिश करिए इन चीजों को। अब इस सिचुएशन का भारत से क्या लेना देना, हम क्यों ये चीज डिस्कस कर रहे हैं? क्या वोल्क्सवैगन भारत के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपनी है? मे बी और मे बी नॉट, पर्सनल प्रेफरेंसेस हो सकती हैं कार लेने के लिए, बट लर्निंग्स तो हमारे लिए हो सकती हैं या नहीं। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे भारत के लिए यह बहुत एक लर्निंग का वे हो सकता है। फर्स्ट, हम ई व्हीकल्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं। हमने देखा कैसे दिल्ली गवर्नमेंट and n number of other state governments as well as union government is focusing on e-vehicles। हाल फिलहाल में आप देखेंगे सब्सिडीज की वजह से आपके रोड के ऊपर ई-व्हीकल्स ज्यादा दिखने लगे हैं। इवन मैं भी एथर की स्कूटी यूज कर रहा हूं जो एक ई-व्हीकल है। रीजन, इकोनॉमिकल एस्पेक्ट। आसपास के लिए मैं क्यों पेट्रोल फूकूं, घर पे चार्ज करता हूं, पेट्रोल पंप तक भी नहीं जाना पड़ता। नाइस थिंग टू डू, और समहाउ एक सेल्फ वर्थ भी फील होती है कि एनवायरनमेंट को बचा रखा है मैंने, और मेरे जैसे कई लोग इस मुहिम में मेरे साथ हैं। क्योंकि एक यूपीएससी एस्पायरेंट, हमें ये नहीं कह सकता एक बार उसके अटेम्प्ट खत्म हो गए तो उसका जो सोचने का नजरिया है वो भी बदल जाएगा। यही तो सिखाती है ये प्रिपरेशन हमको, यही चीजें तो सिखाती है कि हम कुछ वैल्यूज को अपनी रियल लाइफ में भी इंप्लीमेंट करें, वेदर बी सिलेक्टेड और नॉट। चेंज तो हम लाते हैं। देन एट द सेम टाइम हमने ये देखा कि ओवर रेगुलेशन ने जर्मनी के इनोवेशन को किल किया, या किल कर रही है।
क्राइसिस टाइम पे आप ओवर रेगुलेट कर रहे हैं, इट माइट बी केट कि इनोवेशन गया। हमने क्या सीखा? हमें ओवर रेगुलेशन को अवॉइड करना है। इसीलिए अगर आप देखोगे स्टार्टअप इंडिया प्रमोट करता है रिस्क टेकिंग बिहेवियर। अटल टिंकरिंग लैब इनोवेशन प्रमोट कर रहे हैं इंडिया में। तो हमें अपने बिजनेस हाउस को कॉन्फिडेंस में रखना होगा, टेंडम में रखना होगा, उनके हितों की रक्षा करनी होगी ताकि वो इनोवेट कर सके और कंपिटिटिव रह सके, एट द सेम टाइम अडेप्ट कर सके किसी भी ग्लोबल डिसरप्शन को। क्यों? क्योंकि ग्लोबल मार्केट में डिसरप्शन आना तय है। मस्क साहब तो इनोवेट करेंगे, क्या हमारे यहां से टाटा तैयार है उनको कंपीट करने के लिए? मस्क साहब तो इनोवेट करेंगे, बट क्या हमारी मारुति सुजुकी तैयार है उनको कंपीट करने के लिए? दिस इज द क्वेश्चन दैट इंडिया शुड ट्राई टू आंसर। तो ग्लोबल लेवल में वोल्क्सवैगन में आई फाइनेंशियल क्राइसिस शुड नॉट बी जस्ट अ क्राइसिस, बट बीइंग अ यूपीएससी एस्पायरेंट आप लोगों को देखना होगा कि इस केस स्टडी को आप कोट कर सकते हैं। आप इनोवेशन में आप कोट कर सकते हैं कैसे ओवर ब्यूरोक्रेटिक रूल्स रेगुलेशन स्टिफल डाउन कर सकते हैं ग्रोथ को। आप कोट कर सकते हैं इस केस स्टडी को GS2 में गवर्नेंस के साथ। तो कई बार जब हमारे पास न्यूज होती है, उस न्यूज का मतलब सिर्फ इतना नहीं होता कि कुछ हुआ है। हमें यूपीएससी माइंडसेट एक्टिवेट करना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हुआ। विद दिस, myself Utkarsh Shukla, your faculty at Shri Ram IAS, bid adieu to this short session of ours. Hope आपको इस सेशन ने रिक्वायर्ड इंसाइट्स दिए होंगे कि कैसे एक इकोनॉमिकल जायंट is now facing certain situations, and at the same time learnings for India that even if we have giants like suppose Jio, we should ensure competition should be there. अगर आज जर्मनी ने से वोल्क्सवैगन नहीं और भी कंपनीज होती तो शायद जर्मनी की इकोनॉमिक हालत ये ना होती। शायद कंपटीशन की वजह से इवन वोल्क्सवैगन कुछ नया इनोवेट कर पाती। शायद कंपटीशन तब होता जब ओवर रेगुलेशन नहीं होता। With this learning, I hope and wish best for our India. With this, that's all from my side as well. All the best. Bye-bye. Take care. Sri Ram's IAS, serving the nation since 1985. Ab offline, hoya online, we are the lifeline.